तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने लास्ट लेक्चर में इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट चार्जेस के लिए कैसे कैलकुलेट करना है वो देख लिया है। तो अब जो हम सीरीज चला रहे हैं वो एक तरीके से ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ वेरियस सोर्सेज हमें कैलकुलेट करना है, और उसमें जो सबसे बेसिक सोर्स है वो एक पॉइंट चार्ज। तो जैसे हमने लास्ट लेक्चर में देखा है कि पॉइंट चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है KQ/R²। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूले पे हमने कई प्रॉब्लम्स भी किए थे लास्ट क्लास में, कुछ ग्राफ्स भी हमने ड्रॉ किए थे। अगर एक से ज़्यादा चार्जेस होते हैं तो हमें सुपरपोजिशन का यूज़ करके नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होता है। सभी के इलेक्ट्रिक फील्ड्स को वेक्टोरली ऐड कर लेते हैं और उससे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट हो जाता है। जैसे कुछ सिचुएशंस मैंने यहाँ और ड्रॉ कर रखी हैं। लेट्स से एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल के हर एक वर्टेक्स पे यहाँ पर इक्वल चार्जेस रखे हुए हैं, और अगर मुझको सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है कि सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, तो याद कीजिए कि हमने कोलाम फोर्स में भी ऐसे क्वेश्चंस किए थे कि सभी चार्जेस इक्वल हैं और सेंटर पे अगर कोई चार्ज रखेंगे तो फोर्स कितना लगता था, तो उसका आंसर 0 आता था। वही चीज़ यहाँ पर भी है। यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, एक तरीके से फोर्स ही है, लेकिन वो फोर्स यूनिट पॉजिटिव चार्ज के ऊपर हो जाता है। तो कोई भी चार्ज यहाँ पर रखो आप सेंटर पे, तो उस पर तो फोर्स 0 लगेगा, क्योंकि इसकी वजह से ऐसे डाउनवर्ड फोर्स आएगा, इसकी वजह से इधर फोर्स आएगा। उसी को हम इलेक्ट्रिक फील्ड बोल देते हैं कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पर इसका, इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में और इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस डायरेक्शन में। और बाई सिमेट्री ये सभी 120 डिग्री का एंगल आपस में फॉर्म करते हैं, और ऐसे वेक्टर्स का जो रिजल्टेंट है वो 0 हो जाता है। अगर स्क्वायर में देखें तो स्क्वायर में भी सेंटर में वही बात निकलेगी कि 0 हो जाएगा। तो इसको आप जनरलाइज कर सकते हो, जैसे हमने पहले जनरलाइज ऑलरेडी किया हुआ है। फॉर ए रेगुलर पॉलीगन इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0 एट सेंटर। सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, लेकिन उसकी शर्त यहाँ पे क्या है, इफ़ चार्जेस एट द वर्टेक्स आर इक्वल। अगर वर्टेक्स पे इक्वल चार्जेस हर जगह पे रखे हुए हैं, अगर कोई भी अजीब अजीब तरीके के चार्जेस कोई 2Q 3Q ऐसे रखे हुए हैं, तब हो सकता है कि 0 ना हो। लेकिन इन जनरल अगर ये सभी चार्जेस इक्वल हैं तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड को 0 अज्यूम कर लोगे कि 0 इलेक्ट्रिक फील्ड होगा यहाँ पे सेंटर पे। तो किसी भी रेगुलर पॉलीगन के लिए दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। अब इस तरीके का जो जोड़ तोड़ करके हम यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कई बार निकालते हैं, उसका यूज़ आप डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन में और भी कर सकते हो। तो मैं बहुत ज़्यादा सिचुएशन अब इसमें लूँगा नहीं, क्योंकि ऑलरेडी हमने कूलम्ब फोर्स में इस तरीके के जोड़ तोड़ काफ़ी कर रखे हैं। वहाँ पे फोर्सेज, जैसे हम फोर्सेज निकालते थे वैसे ही यहाँ पर बस वेक्टर का यूज़ करके आपको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेना है। सपोज़ अगर ये कोई स्क्वायर है और इस स्क्वायर के हर एक वर्टेक्स पे यहाँ पे कुछ चार्जेस रखे हुए हैं, और लेट्स से जो चार्जेस यहाँ पे रखे हैं, ये रखा है 2Q, ये रखा है 3Q, लेट्स से ये रखा है 5Q, और ये रखा है 6Q। और सपोज जो साइड लेंथ है वो एक ही इक्वल है। हमसे सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डिमांड की जा रही है कि सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो एक तरीका तो ये है कि मैं अब इसका कैलकुलेट करूँ, फिर इसका कैलकुलेट करूँ, इसका कैलकुलेट करूँ, इसका कैलकुलेट करूँ, और जो चारों वेक्टर्स आएंगे, जो 4 वेक्टर्स यहाँ पर मिलेंगे, उन 4 वेक्टर्स को वेक्टोरली ऐड कर लिया जाए। एक सिंपल सा सॉल्यूशन ये हो सकता है। लेकिन अब हमें आंख बंद करके क्वेश्चंस को नहीं करना चाहिए, हमें सिचुएशंस को समझ करके उसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करनी चाहिए कि ये जो जो दिख रहा है हमें यहाँ पर, उसको सिंपल कैसे बनाया जाए। तो सिंपल बनाने का एक तरीका यहाँ पर यह है कि अगर आप यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 5Q की वजह से निकालोगे, तो मान लीजिए कि ये कुछ ऐसा आएगा। अब जो 6Q है बेसिकली, इसको आप यहाँ पर ऐसे मान के चलो कि एक 5Q रखा हुआ है और एक Q रखा हुआ है। लेट्स से हमारे पास में 2 चार्जेस यहाँ रखे हुए हैं, एक 5Q रखा है, एक Q रखा गया। तो 5Q की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो तो इधर आके कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ का 5Q और यहाँ का 5Q उन्होंने आपस में एक दूसरे को कैंसिल करके ख़त्म कर दिया। उसी तरीके से जो 3Q है, इसको आप ले सकते हो कि इट इज़ 2Q + Q। ये 2Q और ये 2Q आपस में इक्वल एंड अपोजिट इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेंगे। ये वाला उधर इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा और जो ये वाला है वो इधर इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा। ये भी आपस में कैंसिल कर जाएंगे। तो इफेक्टिवली हमारे पास में जो चार्जेस बचे, जो कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे क्रिएट कर पाएंगे, वो चार्जेस यहाँ पर ये 2 ही हैं सिर्फ, ये भी Q और ये भी Q। ठीक है, ये 5Q ये 5Q गया, ये 2Q और ये 2Q चला गया, सिर्फ ये Q और ये Q यहाँ बचा। तो अब इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना डेफिनेटली एक सिंपल काम होगा यहाँ पर। तो इस Q की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर इधर मान लीजिए E है, और इसके वजह से मान लीजिए E है यहाँ पर, क्योंकि ये डिस्टेंस उतना ही होता है जितना ये डिस्टेंस है, तो ये डिस्टेंस A/√2 हो जाता है। तो दिस डिस्टेंस इज A/√2। तो अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड का यहाँ पर नेट निकालूँ, तो ये टोटल तो वैसे 90 डिग्री है, ये 45 हो जाएंगे, और जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो हो जाएगा 2E cos 45। तो 2E cos 45 इज़ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। बस आप E की वैल्यू यहाँ पुट कर लो, तो E की वैल्यू KQ किसी एक का इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये KQ डिवाइडेड बाय दिस डिस्टेंस का स्क्वायर, तो A²/2। और उसके बाद cos 45 भी यहाँ पर 1/√2 आ जाएगा। तो ये जो 2 है, ये 2 सारा ऊपर पहुँच जाएगा, ऊपर 2√2 बच जाएगा एक तरीके से, तो 2√2 KQ/A²।
तो जस्ट इस एग्जांपल का बस यहाँ पर्पज़ इतना ही था कि आप अपने कैलकुलेशंस को थोड़ा सा यहाँ पे सोच समझ करके सिंप्लीफाई कर सकते हो। यहाँ पर इस तरीके का जोड़ तोड़ करके जो कैलकुलेशंस हैं उन कैलकुलेशंस को वी कैन सिंप्लीफाई। तो उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक ले रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंटिन्यूस चार्जेस। तो अब तक हमने सिर्फ पॉइंट चार्जेस के बारे में बात करी है, उसी पे क्वेश्चंस किए। अब इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक ले रहे हैं कंटिन्यूस चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे कैलकुलेट करें। तो इस तरह की सिचुएशंस हमारे सामने पहले भी आई हुई हैं, जो हमने सेंटर ऑफ मास की कैलकुलेशंस करी थी, जो हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेशंस करी थी। तो अब हमारे लिए जो टॉपिक है वो एक नया टॉपिक नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि इसमें हमें कुछ एलिमेंट्स लेने होते हैं और एलिमेंट्स का जो भी वो प्रॉपर्टी है, जैसे अगर सेंटर ऑफ मास है या फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, तो उनको कहीं ना कहीं लिख के इंटीग्रेशन में जाना होता है। तो यहाँ पर भी कुछ उसी तरीके से हम आगे बढ़ेंगे इसमें, कि जो भी एलिमेंट हम लेंगे उस एलिमेंट का इलेक्ट्रिक फील्ड लिखेंगे और उस इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रॉपरली हम इंटीग्रेट कर देंगे। तो प्रॉपर इंटीग्रेशन का मतलब है कि सारी सिचुएशंस को देख करके सही तरीके से उसका इंटीग्रेशन करना। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो प्रॉपर इंटीग्रेशन का मीनिंग भी समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए वी हैव टू टेक एलिमेंट, और एलिमेंट का इलेक्ट्रिक फील्ड लेकर के उसको आप इंटीग्रेट कर सकते हो। तो डी यहाँ पर हो जाएगा, डी इज़ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द एलिमेंट। अब जैसे ये एलिमेंट अब कुछ भी हो सकता है, ऐसे आपने पहले भी सेंटर ऑफ मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया में कैलकुलेशंस कर रखी हैं कि ये एक एलिमेंट पॉइंट के फॉर्म में भी हो सकता है, वहाँ पे पॉइंट मास हुआ करता था, यहाँ पॉइंट चार्ज हो जाएगा। वो एक रिंग के फॉर्म में हो सकता है, वो एक डिस्क के फॉर्म में हो सकता है, वो एक स्फेरिकल शेल के फॉर्म में हो सकता है, होलो स्फेयर के फॉर्म में। तो किसी भी तरीके का एलिमेंट हो सकता है, लेकिन एलिमेंट जो भी होगा उस एलिमेंट का इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पहले से पता होना चाहिए, तभी आप उस एलिमेंट का इलेक्ट्रिक फील्ड लिख पाओगे। अगर आपने रिंग एलिमेंट लिया है तो रिंग का इलेक्ट्रिक फील्ड पता होना चाहिए। अगर आपने पॉइंट एलिमेंट लिया है, पॉइंट चार्ज लिया है, तो पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड पता होना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि जो डी होता है, क्योंकि अल्टीमेटली हम वेक्टर क्वांटिटीज़ को ऐड करके नेट वेक्टर निकाल रहे हैं। जैसे अभी हम क्वेश्चंस भी कर रहे थे, अगर मेरे को यहाँ पर चार्ज दिया गया है, मुझे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है, तो मैं इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लिखूंगा, इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लिखूंगा, फिर जाके उसको ऐड करूँगा। अब ये जो दो वेक्टर्स हैं इनको आप सीधे सीधे ऐड नहीं कर सकते। अगर ये 2 है और ये 5 है, तो आप 5 + 2 7 नहीं कर सकते। आप इनको साइन, इनके जो डायरेक्शंस हैं आई कैप जे कैप, जो भी तरीका होता है उस तरीके के साथ आप इसको ऐड कर सकते हो। आप इसको डायरेक्टली ऐसा ऐड नहीं कर सकते। तो यहाँ पर भी कई बार ऐसा ही होता है कि जो एलिमेंट्स हैं, जो भी आप एलिमेंट लेते हो, वो सारे के सारे एलिमेंट सेम डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं करते। फिर आप उसको कंपोनेंट लेकर के ऐड करते हो। यहाँ पर भी आप एक्स कंपोनेंट अलग कर लो, वाई कंपोनेंट अलग से जोड़ लो, तो एक्स में अलग से आंसर निकाल लो, वाई में अलग से आंसर निकाल लो, उसके बाद में √EX² + EY² करके नेट निकाल लो। वही प्रोसेस हम यहाँ पर भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिख लेते हैं, इफ़ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ एलिमेंट्स आर इन डिफरेंट डायरेक्शंस, सभी अलग अलग डायरेक्शंस में इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहे हैं, देन कैलकुलेट द कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो उस केस में आप कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करके फिर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे। जैसे फॉर एग्जांपल EX, तो जितने भी एलिमेंट्स हैं सभी का DX ऐड करते चले जाएंगे, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड X में आ जाएगा। EY निकालना है तो जितने भी एलिमेंट्स हैं सभी एलिमेंट्स का Y में इलेक्ट्रिक फील्ड को हम ऐड करते चले जाएंगे। ऐड का मतलब इंटीग्रेशन कर देंगे उसका, तो Y में इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। उसके बाद में आप नेट इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए जो भी तरीका होता है √EX² + EY², उससे करके आप नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बता सकते हो। जैसे मान लीजिए यहाँ पर अगर कोई भी ये बॉडी है, सपोज जस्ट मैंने एक रैंडम सा डायग्राम बना दिया है, आप इसमें कई सारे पॉइंट चार्जेस लेते जा रहे हो। ये एक पॉइंट चार्ज हो गया, ये एक पॉइंट चार्ज हो गया, कई सारे पॉइंट चार्ज हो सकते हैं। आपने ये पॉइंट ले रखा है, तो इस पॉइंट पे ये जो चार्ज है ये इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसे प्रोड्यूस करेगा DE। ये जो D होगा, ये D कुछ इस तरीके से होगा। कुछ और कहीं का और D लोगे तो वो कुछ और अलग तरीके के डायरेक्शन में आएगा। तो यहाँ पे जो D's आ रहे हैं वो अलग अलग डायरेक्शंस में आ रहे हैं, तो आप उसको सीधे सीधे इस तरीके से इंटीग्रेट नहीं कर सकते हो। ऐसे इंटीग्रेशन करने का मतलब है कि आप मैग्नीट्यूड्स को डायरेक्टली जोड़ते जा रहे हो। 5 + 2 को 7 कर रहे हो, लेकिन यहाँ पे 5 + 2 ये 7 नहीं हो रहा था। तो यहाँ पर आप कंपोनेंट वाइज को ऐड करोगे, उसके बाद में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बता पाएंगे। तो प्रोसेस को समझने के लिए मैं एक एग्जांपल यहाँ पे ले रहा हूँ। सपोज एक थिन रॉड है यहाँ पे, और यहाँ पे इसके बगल में पॉइंट P है। ये लोकेशन बताई गई कि पॉइंट P कहाँ पर है। इस पॉइंट P पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमको पता करना है इस रॉड की वजह से कितना आएगा। तो अगेन ये कंटिन्यूस चार्ज है, तो हमें एक पॉइंट चार्ज यहाँ पे लेना होगा रॉड के अंदर।
जो पॉइंट चार्जेस हैं वही एलिमेंट होते हैं इसमें। तो सपोज़ मैं यहाँ से x डिस्टेंस गया और x जाने के बाद में मैंने एक एलिमेंट कट कर लिया dx लेंथ का। इस dx लेंथ के एलिमेंट पे जो चार्ज है उस चार्ज की वजह से यहाँ पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड को लिख के वी कैन इंटीग्रेट। लेकिन इंटीग्रेशन करने से पहले हमें ध्यान रखना होगा कि क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके के तो नहीं है। अगर ऐसे हैं तो फिर हमें यहाँ पर कंपोनेंट वाइज उसको यहाँ पे इंटीग्रेट करना चाहिए। तो अगर आप ये एलिमेंट लेते हो तो इसके वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये हो जाएगा, दिस इज डी। ये भी लेते हैं तब भी वही होगा, ये भी लेते हैं तब भी वही होगा, क्योंकि सबका डायरेक्शन सेम आएगा यहाँ पर, क्योंकि इसी लाइन के ऊपर यहाँ पर ये पॉइंट भी हमने ले रखा है। तो हमें कुछ कंपोनेंट लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इस डी को आप डायरेक्टली इंटीग्रेट कर सकते हो। तो डी का एक्सप्रेशन बन जाएगा यहाँ पे। तो क्योंकि पॉइंट चार्ज है और पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड अब तक हम सीख चुके हैं, दैट इज़ के क्यू बाई आर स्क्वायर। तो इसका भी के क्यू बाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो के जो चार्ज है यहाँ पे वो चार्ज कितना होगा, तो चार्ज टोटल चार्ज है क्यू, जो कि एल लेंथ पे डिवाइडेड है, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो क्यू बाई एल। और मैं इसको अगर डी एक्स से मल्टीप्लाई कर लूँ तो ये हो जाएगा इस लेंथ पे कितना चार्ज है। तो क्यू बाई एल को हम बोल सकते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी, दिस इज़ लीनियर चार्ज डेंसिटी। और उसको डी एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया इस लेंथ से, तो इस लेंथ पे कितना चार्ज है वो आ गया। अब इस एलिमेंट से इस पॉइंट का डिस्टेंस कितना है जहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है, तो ये डिस्टेंस है एक्स, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। तो के ये पूरा हो गया क्यू डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, के क्यू बाई एक्स स्क्वायर। यू कैन इंटीग्रेट दिस एक्सप्रेशन, एक्स के लिमिट। तो इस पॉइंट पी से जो पहला एलिमेंट मिलेगा वो आर डिस्टेंस से मिलेगा, जो लास्ट एलिमेंट आपको मिलेगा इस पॉइंट पी से वो कहाँ पे मिलेगा, आर प्लस एल डिस्टेंस से मिलेगा। तो लास्ट एलिमेंट के लिए डिस्टेंस हो जाएगी आर प्लस एल के इक्वल। तो दिस विल गिव द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इंटीग्रेशन बहुत ही आसान है इसका, के क्यू बाई एल 1/x स्क्वायर माइनस 1/x होगा इसका इंटीग्रेशन, आर टू आर प्लस एल। लिमिट पुट कर लेते हैं, और क्योंकि एक माइनस आ रहा है उस माइनस को मैं अगर एडजस्ट कर लूँ तो ये हो जाएगा 1/r माइनस 1/r प्लस एल। आर प्लस इसमें आप एलसीएम वगैरह ले सकते हैं, तो के क्यू बाई एल आर प्लस एल माइनस आर, आर इंटू आर प्लस एल, ये हो गया। ये आर या आर कैंसिल हुआ और ये एल जो बचेगा वो इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनल आंसर विल बी के क्यू डिवाइडेड बाई आर इंटू आर प्लस एल। तो दिस इज़ द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट पी। तो इसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड की कैलकुलेशंस में आगे, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सेमी सर्कुलर रिंग। अब कुछ मैं स्टैंडर्ड रिजल्ट्स यहाँ पे कैलकुलेट करने जा रहा हूँ और उनको हमें डायरेक्टली याद रखना चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ पे है इस सीरीज़ में सेमी सर्कुलर रिंग का इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सपोज दिस इज़ अ सेमी सर्कुलर रिंग। इस सेमी सर्कुलर रिंग पे यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है और उसके लिए लैम्डा डिफाइन किया गया। लैम्डा इज़ लीनियर चार्ज डेंसिटी ऑन द रिंग। तो दिस इज़ द लीनियर चार्ज डेंसिटी ऑन द रिंग। और मुझे इसके सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ कैलकुलेट करना है इस रिंग के। सपोज रेडियस जो है वो रेडियस इसकी आर के इक्वल है। तो दो पैरामीटर्स गिवन है, एक तो लैम्डा गिवन है, एक आर गिवन है, और इसका ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है। तो अगेन क्योंकि ये कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज है तो हमें यहाँ पर एलिमेंट्स सेलेक्ट करने होंगे और एलिमेंट सेलेक्ट करके फिर प्रॉपरली उसको इंटीग्रेट करना होगा। प्रॉपरली का मतलब है डायरेक्शंस का ध्यान रखते हुए। तो सपोज़ मैं यहाँ से थीटा एंगल पे गया और थीटा एंगल पे जाने के बाद मैं डी थीटा एलिमेंट ले लिया। तो दिस इज़ जस्ट लाइक ए पॉइंट चार्ज, और इस पॉइंट चार्ज की वजह से यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो इस डायरेक्शन में आएगा। अब आप ये देख सकते हो कि डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स लेंगे तो डायरेक्शन डिफरेंट होगा। अगर मैं ये एलिमेंट लेता हूँ तो उसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसा आएगा, इधर का एलिमेंट लेता हूँ तो फिर कुछ इस तरीके का आएगा। तो यानी कि वो डायरेक्शंस अलग अलग हो रहे हैं, इसमें डायरेक्शंस अलग अलग हो रहे हैं, तो फिर हमें कंपोनेंट वाइज इंटीग्रेट करना चाहिए, यानी इसका एक एक्स कंपोनेंट वाई कंपोनेंट बनाना चाहिए। लेकिन समटाइम्स ऐसा होता है कि अगर हम थोड़ा सा इसको ध्यान से देख लें, इसमें थोड़ा सा सिमेट्री को देख लें, तो उस सिमेट्री से एक कंपोनेंट समटाइम्स कैंसिल हो जाता है। तो यहाँ पर भी कुछ वैसा ही हो रहा है। अगर मैं रिंग का ये जो हाफ है इधर वाले हाफ में अगर जाऊँ यहाँ पर और जैसा एलिमेंट यहाँ लिया है बिल्कुल वैसे एलिमेंट इधर भी ले लूँ, समटाइम ये जो टेक्निक है बहुत वर्क करती है सिमेट्रीज को देखने के लिए। तो जैसा एलिमेंट इधर लिया है वैसा एलिमेंट अगर मैं इधर की तरफ ले लूँ उसी एंगल पे बिल्कुल वैसा का वैसा ही, दिस एंगल इज थीटा, तो वैसे एलिमेंट मेरे को यहाँ मिल गया और इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा फिर वो इस डायरेक्शन में होगा। और ये देखना मुश्किल नहीं है यहाँ पर इसमें कि ये जो कंपोनेंट्स हैं दिस कंपोनेंट्स विल कैंसिल आउट, आपस में कैंसिल कर लेंगे, और जो ये वाले कंपोनेंट्स हैं दिस कंपोनेंट विल ऐड ऑन, ये वाले कंपोनेंट्स यहाँ पर ऐड ऑन हो जाएंगे। तो कौन से कंपोनेंट्स यहाँ पर ऐड हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं यहाँ पर इसमें, तो ये एंगल यहाँ पर थीटा था, तो जो साइन थीटा वाले कंपोनेंट्स हैं ये तो कॉस थीटा वाले कंपोनेंट्स जो कि कैंसिल हो रहे हैं, साइन थीटा वाले कंपोनेंट्स ऐड हो जाएंगे। अब अगेन यहाँ पर जैसे हमने पहले भी किसी न किसी वीडियो में ऐसा डिस्कस कर रखा है
कि कोई चाहे तो यहाँ पर सिर्फ डी साइन थीटा को इंटीग्रेट कर ले प्रॉपर तरीके से, क्योंकि डी साइन थीटा जो कंपोनेंट यहाँ पे डी साइन थीटा है इलेक्ट्रिक फील्ड का, जो इस तरीके के हर एक एलिमेंट के डी डी बनते जा रहे हैं, इसका डी आएगा कुछ ना कुछ, इसका डी ई आएगा, इसका डी ई आएगा, इसका डी आएगा, इन सभी का जो डी डी आता जा रहा है उनका आपको कौन सा कंपोनेंट जोड़ते जाना है, डी साइन थीटा वाला। तो अगर आप डी साइन थीटा वाला कंपोनेंट लोगे तो थीटा आप कहाँ से कहाँ तक ले लोगे, जीरो से लेकर के पाई तक, थीटा विल बी टेकन फ्रॉम जीरो टू पाई। लेकिन समटाइम्स कुछ लोग क्या करते हैं कि इसका और इसका जो रिजल्टेंट आ रहा है उसको आप बोल देते हैं 2d साइन थीटा। तो अगर आपने 2d साइन थीटा लिख दिया यहाँ पे, तो इसका मतलब है कि जैसे जैसे आप इधर के एलिमेंट लेते जा रहे हो वैसे वैसे आप इधर के भी एलिमेंट सेलेक्ट करते जा रहे हो और उनका रिजल्टेंट लिखते जा रहे हो। तो फिर आप जब यहाँ से यहाँ तक घूमोगे तो ये एलिमेंट्स तो आप लोगे ऑटोमेटिकली, आपने ये एलिमेंट्स भी ले लिए हैं, तो फिर आपको जो लिमिट लगानी होगी वो 0 से π/2 लगानी होगी सिर्फ। दोनों से आपको सेम आंसर मिलेगा, लेकिन आपको समझ जाना होगा कि 2 यूज़ किया है तो उसका क्या मीनिंग है और 2 यूज़ नहीं किया तो उसका क्या मीनिंग है। इसका मीनिंग ये है कि आप इंडिविजुअल कंपोनेंट्स का बस डी साइन थीटा लेते जा रहे हो, उसको ऐड करते जा रहे हो, तो पूरे रिंग पे घूम के ऐड करना पड़ेगा। इसमें आपने पहले से इन दोनों के कॉन्ट्रीब्यूशन ले रखे हैं, तो जैसे जैसे आप इसको सेलेक्ट कर रहे हो ऑटोमेटिकली आप इसको भी सेलेक्ट करते जा रहे हो, तो यहाँ तक घूमोगे तभी रिंग कंप्लीट हो जाएगी आपकी। तो 0 से π/2 किसी को भी लेके कैलकुलेशंस कर सकते हैं इसमें आगे, दिस विल गिव द सेम रिजल्ट। तो डी ई, तो डी का एक्सप्रेशन पहले यहाँ लिख लेते हैं। तो डी इसकी वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो यहाँ पे चार्ज कितना हो जाएगा, तो चार्ज के लिए ये लीनियर चार्ज डेंसिटी है, इसको लेंथ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो लेंथ से मल्टीप्लाई किया तो इस पर चार्ज डी क्यू हो जाएगा लैम्डा आर डी थीटा, दिस विल बी द चार्ज। एक पॉइंट चार्ज की तरह है तो के क्यू बाई आर हो जाएगा, तो के चार्ज हो गया लैम्डा आर डी थीटा बाई आर स्क्वायर, ये आर डिस्टेंस है, आर स्क्वायर हो गया, तो के लैम्डा बाई आर इंटू डी थीटा, दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर डी ई। तो किसी का भी यूज़ कर सकते हैं, मैं सपोज़ पहले का यूज़ कर लूँ अगर यहाँ पर इसमें, तो डी ई साइन थीटा को आपको इंटीग्रेट करना है, डी का एक्सप्रेशन आप रख लो यहाँ पे के लैम्डा बाई आर इंटू डी थीटा इंटू साइन थीटा। थीटा की लिमिट आप रख रहे हो 0 से पाई, जो कॉन्स्टेंट्स हैं उनको बाहर निकाल लिया जाए, तो के लैम्डा बाई आर साइन थीटा डी थीटा होगा, इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस कॉस थीटा 0 टू पाई। लिमिट पुट करते हैं इसमें, तो के लैम्डा बाई आर, चाहो तो आप एक माइनस बाहर निकाल लो इसका, तो कॉस पाई माइनस कॉस 0, कॉस पाई -1 होगा, फिर -1 तो -2, एक माइनस पहले से है तो 2। अगर आपने यहाँ पर इसका यूज़ किया होता तो वो 2 आपको पहले ही मिल जाता, और 0 से π/2 अगर हम लिमिट लगाते फिर वहाँ पर, तो π/2 ये होता और 0 -1 यानी कि -1 आता, -1 से 1 हो जाता, और 2 पहले से आता था यहाँ पर 2 के लैम्डा बाई आर हो जाता। तो ठीक है, फाइनली आपको याद रखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो आंसर यहाँ पर आया है इसके लिए वो है 2 के लैम्डा बाई आर। और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि डायरेक्शन भी आपको याद रखना चाहिए। तो जो डायरेक्शन है एक तरीके से इस रिंग का एक बाइसेक्टर बन रहा है यहाँ पर, इस बाइसेक्टर के अलोंग ये डायरेक्शन इसका, तो डायरेक्शन इज़ अलोंग दिस बाइसेक्टर। आपको ऐसे याद नहीं रखना चाहिए कि ये परपेंडिकुलर है वर्टिकल है कुछ, रिंग को अगर हमने ऐसे रख दिया तो फिर वो परपेंडिकुलर वर्टिकल फिर यहाँ पे कुछ रहेंगे नहीं। तो ये जो बाइसेक्टर यहाँ पर रिंग का, उस बाइसेक्टर के अलोंग आप बोल सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है। अगर पॉजिटिव चार्जेस हैं, बाय डिफ़ॉल्ट हम पॉजिटिव चार्जेस के लिए ही कैलकुलेशन दिखा देते हैं, डायरेक्शन दिखा देते हैं। पॉजिटिव चार्जेस हैं तो अवे हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर वही नेगेटिव चार्ज हो जाए इस रिंग के ऊपर, तो अगर नेगेटिव चार्ज है यहाँ पर इस रिंग के ऊपर, तो उस केस में इसके तरफ डायरेक्शन हो जाएगा। तो डायरेक्शन इज़ अलोंग दिस बाइसेक्टर, और मैग्नीट्यूड हो जाएगा 2 के लैम्डा बाय आर के इक्वल। अभी जस्ट हमने यहाँ पे सेमी सर्कुलर वायर की वजह से, सेमी सर्कुलर रिंग की वजह से यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट किया था। अगर सर्कुलर आर्क है यहाँ पर, सर्कुलर आर्क किसी जनरल सर्कुलर आर्क के लिए भी आप कैलकुलेट कर सकते हो, तो एक तरीके से आप जनरल एक्सप्रेशन यहाँ पे कैलकुलेट कर लोगे अगर ये कैलकुलेट कर लेते हो तो सपोज़ यहाँ पे कोई भी ये सर्कुलर आर्क है, दिस इज़ अ सर्कुलर आर्क, और यहाँ पर इसका ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो इस सेंटर ऑफ कर्वेचर पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है सर्कुलर आर्क की वजह से। तो मैं इसको ज्वाइन कर लेता हूँ यहाँ पर, क्या क्या दिया हुआ है इसमें, तो एक लैम्डा दिया हुआ है। तो लैम्डा अब मैं बार बार यहाँ पे बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि लैम्डा यहाँ पर हम लीनियर चार्ज डेंसिटी के लिए यूज़ कर रहे हैं, सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी के लिए और रो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के लिए जनरली ये सिंबल्स यूज़ किए जाते हैं। तो दिस इज़ लैम्डा, और हमें यहाँ पर ये थीटा दिया हुआ है कि ये जो आर्क है वो थीटा एंगल सबटेंड कर रहा है सेंटर पे, और जो रेडियस है वो रेडियस आर्क के बराबर है यहाँ पर। तो इन 3 पैरामीटर्स के टर्म्स में हमें इसका इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है। तो अगेन यहाँ पर हम कुछ सिमेट्री का यूज़ करके पहले डायरेक्शंस पता करने की कोशिश करेंगे। तो जैसे वहाँ पर हाफ एक तरीके से हो गया था,
तो यहाँ पर भी हम ऐसा करते हैं कि एक बाइसेक्टर ड्रॉ कर लेते हैं। मैंने डेलिबरेटली जो डायग्राम है वो कुछ ऐसा नहीं बनाया जिससे कि एक माइंड में फील आ जाता है कि वर्टिकल टाइप का डायरेक्शन है, तो इट इज़ नॉट वर्टिकल। तो ये जस्ट मैंने एक बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर यहाँ पे क्रिएट कर दिया है, और इस एंगल बाइसेक्टर के इधर के एलिमेंट्स कुछ उसी तरीके से चलेंगे जैसे इधर के एलिमेंट्स चलेंगे। तो जैसा एलिमेंट मैं इधर लूँगा बिल्कुल वैसे एलिमेंट एक इधर ले लूँगा, तो उससे एक सिमेट्री क्रिएट हो जाएगी जैसे वहाँ पे सिमेट्री क्रिएट हुई थी। तो सपोज़ मैं एक एलिमेंट यहाँ पे लेता हूँ, इसमें इस एलिमेंट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो ऐसा आएगा, लेकिन एलिमेंट अभी पूरा होता नहीं इस तरीके से। आप इसमें फाई आगे जाओ, और फाई आगे जाने के बाद में फिर डी फाई लिखना पड़ेगा इसको। तो इसको मैं डी का नाम देता हूँ, और ये जो एंगल है ये एंगल भी फिर हो जाएगा फाई। फिर इसके बाद में जैसा एलिमेंट आपने इधर लिया है एग्जैक्टली उसी तरीके का एलिमेंट आप इधर की तरफ भी ले लो, और इधर जो एलिमेंट लोगे उसके वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा दैट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी समथिंग लाइक दिस। अब मैं इधर फाई डी फाई नहीं दिखा रहा हूँ, सिर्फ फाई दिखा काम चला देता हूँ। तो ये हो गया डी, ये एंगल भी हो जाएगा यहाँ पे फाई। अब आप खुद देख सकते हो यहाँ पे कि जो ये एंगल बाइसेक्टर वाली लाइन है, इस लाइन के अलोंग तो डी कॉस फाई ऐड हो जाएंगे, लेकिन इस लाइन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो डी साइन फाई आएंगे वो आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो दिस डी साइन फाई आर कैंसल्ड, और जो डी कॉस फाई है वो दोनों के ऐड हो जाएंगे। तो अगेन या तो आप डी कॉस फाई इंटीग्रेट कर दो या फिर 2d कॉस फाई करके इंटीग्रेट करो, दोनों में आपको बस मीनिंग पता होना चाहिए कि आप क्या कर रहे हो, लिमिट कैसे रखोगे वो पता होना चाहिए। तो जस्ट मैं यहाँ पर डी ई कॉस फाई लिख के इसको इंटीग्रेट कर देता हूँ। पहले डी का एक्सप्रेशन लिख लेते हैं, तो डी का एक्सप्रेशन विल बिकम, तो यहाँ पे जो चार्ज है लेंथ के हिसाब से देख लेंगे, तो लेंथ यहाँ पर है आर डी फाई, और चार्ज के लिए लैम्डा से मल्टीप्लाई कर लो, तो के क्यू बाई आर स्क्वायर, तो के क्यू हो जाएगा आर डी फाई, लैम्डा आर डी फाई, डिस्टेंस आर के बराबर तो आर स्क्वायर, तो दिस विल बिकम के लैम्डा बाई आर डी फाई। तो दिस इज़ द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस एलिमेंट टेकन। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड का हमें कॉस फाई से मल्टीप्लाई करके कंपोनेंट लेना पड़ेगा, बाकी जो कांस्टेंट टर्म्स हैं उनको आप बाहर निकाल सकते हो। तो के लैम्डा बाई आर विल बी अ कांस्टेंट, कॉस फाई डी फाई यहाँ पे अंदर रहना चाहिए। अब आपको फाई की लिमिट लगानी है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे फाई की लिमिट यहाँ पे लगाना। आपने फाई को इस एंगल बाइसेक्टर से मेज़र किया है। अगर आप इधर के सारे एलिमेंट्स लेते हो, हमें तो वैसे सारे एलिमेंट्स कवर करने हैं दोनों साइड की, लेकिन अगर आप इधर के सारे एलिमेंट्स लेते हो तो फाई यहाँ पे 0 से स्टार्ट होगा, और उसके बाद में फिर आप इधर चलते चले जाओगे, और क्योंकि बाइसेक्टर है यहाँ पर ये, तो इधर का पूरा एंगल यहाँ पर ये कितना हो जाएगा थीटा बाई 2। तो फाई 0 से लेकर थीटा बाई 2 तक अगर आप लिमिट लगाते हो 0 से थीटा बाई 2, तो आप इस आधे रिंग को कवर कर लेते हो। लेकिन हमें इधर भी आना पड़ेगा, और अगर हमने उधर पॉजिटिव थीटा एक तरीके से डिफाइन कर रखा है, तो फिर अगर हम इधर की तरफ आते हैं, अपोजिट आते हैं, तो फिर हमें बोलना पड़ेगा कि अब हमारे लिए थीटा नेगेटिव होगा अगर हम इधर के एलिमेंट्स लेना चाहते हैं। तो इधर के एलिमेंट्स के लिए 0 से थीटा बाई 2, इधर के एलिमेंट्स लेने के लिए 0 से, और ये माइनस थीटा बाई 2 हो जाएगा। तो यहाँ के लिए इस पॉइंट के लिए जो फाई की वैल्यू है एक तरीके से माइनस थीटा बाई 2 होगी, जो हमने फाई डिफाइन कर रखा है उसके अकॉर्डिंग। इधर के लिए जो फाई है वो थीटा बाई 2 हो जाएगा। तो माइनस थीटा बाई 2 से स्टार्ट करते हुए वी हैव टू गो टिल प्लस थीटा बाई 2, तो माइनस थीटा बाई 2 टू प्लस थीटा बाई 2। अगर आपने ट्वाइस पहले लिख दिया होता तो फिर आपको इतने ही रिंग को इंटीग्रेट करना होता, ये ऑटोमेटिकली सेलेक्ट होता चला जाता, तो फिर आपको 2 लिखने के बाद में लिमिट लगानी होती 0 से थीटा बाई 2। तो रिज़ल्ट वही आएगा, रिज़ल्ट सेम ही आएंगे, बस यहाँ पे लिखने का तरीका थोड़ा अलग हो जाएगा। कॉस फाई डी फाई, तो कॉस फाई का जो इंटीग्रेशन है वो हो जाता है साइन फाई, तो के लैम्डा बाई आर दिस विल बी साइन फाई फ्रॉम माइनस थीटा बाई 2 टू प्लस थीटा बाई 2, दिस इज के लैम्डा बाई आर। लिमिट आप यूज़ कर लो साइन थीटा बाई 2, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो अल्टीमेटली 2 साइन थीटा बाई 2 हो जाएगा फिर यहाँ पे। तो दिस विल बी 2 के लैम्डा बाई आर साइन थीटा बाई 2। तो दिस इज़ द फाइनल एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसका जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन किधर की तरफ है, अलोंग दी एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर के अलोंग यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है। अगर पॉजिटिव चार्जेस हैं तो अवे हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज हैं तो टूवर्ड्स द रिंग यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। आप इसको कंफर्म भी कर सकते हो जो हमने सेमी सर्कुलर रिंग के लिए कैलकुलेट किया था। तो सेमी सर्कुलर रिंग के सेंटर ऑफ कर्वेचर जो हमने कैलकुलेट किया था, तो ये जो टोटल एंगल था दिस टोटल एंगल वाज पाई, तो पाई को अगर आप यहाँ पर रखोगे तो पाई बाई 2 हो जाएगा, साइन पाई बाई 2 इज़ 1, तो आंसर वही मिल जाएगा 2 के लैम्डा बाई आर। तो ये एक थोड़ा जनरलाइज्ड एक्सप्रेशन हो जाएगा फॉर ए सर्कुलर आर्क। तो उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक ले रहे हैं आगे, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ रिंग।
तो सबसे पहले हमने सेमी सर्कुलर रिंग का अलग से कर लिया, फिर देन नाउ सर्कुलर आर्क का कर लिया, और उसके बाद में अब यहाँ पे कंप्लीट रिंग के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड देख रहे हैं। तो सबसे पहले मैं देख रहा हूँ एट द सेंटर, एट सेंटर ऑफ द रिंग। इससे पहले भी हमने कूलॉम फोर्सेस में सेंटर ऑफ द रिंग पे एक चार्ज को रखा था, और फिर उस केस में हमने ये महसूस किया था कि यहाँ पे जो फोर्स लगेगा सेंटर ऑफ द रिंग पे वो जीरो लगेगा। तो उसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड से समझा सकते हैं कि सेंटर ऑफ द रिंग पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो जीरो आएगा। इसको आप एक रेगुलर पॉलीगन भी बोल सकते हो कि इट इज़ अ रेगुलर पॉलीगन, और रेगुलर पॉलीगन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्जेस, तो सेंटर पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो जीरो होगा। या इसके अलावा जो हमने सर्कुलर आर्क का किया था कि 2k लैम्डा बाई आर साइन थीटा बाई 2, तो अगर ये पूरी रिंग है तो दिस एंगल विल बिकम 2 पाई 360 डिग्री, उसका हाफ भी होगा तो पाई हो जाएगा, और साइन पाई विल बी ज़ीरो। एक तरीका फिर यहाँ पर ये भी हो सकता है कि आप इसको दो सेमी सर्कुलर रिंग में डिवाइड कर लो, वन सेमी सर्कुलर रिंग फिर अदर सेमी सर्कुलर रिंग। ये प्रोड्यूस करेगा ऊपर वाला 2k लैम्डा बाई आर, नीचे वाला ऊपर प्रोड्यूस करेगा 2k लैम्डा बाई आर, और दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, और उससे भी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे जीरो आ जाएगा। डायमेट्रिकली अपोजिट आप एलिमेंट्स यहाँ पे ले लो, इसमें एक ये ले लिया, एक ये ले लिया, तो ये इधर प्रोड्यूस करेगा, ये इधर प्रोड्यूस करेगा, तो इस तरीके से वो कैंसिल होते चले जाएंगे। तो कई सारे तरीके हैं इस चीज़ को बताने के कि रिंग अगर यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है, ये ध्यान रखना होगा, ये जो वर्ड्स हैं बड़े इंपॉर्टेंट है कि दिस चार्ज इज़ यूनिफॉर्म। ये अगर यूनिफॉर्म नहीं है तो फिर उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड का जीरो होना हम कन्फर्म नहीं बोल सकते। तो यहाँ पर कन्फर्मली आप बोल सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा अगर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है एट द सेंटर। तो सेंटर पे तो यहाँ पर हमने कैलकुलेट कर लिया कि सेंटर पे यहाँ पे जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। अब इसके बाद में इलेक्ट्रिक फील्ड हमें कैलकुलेट करना होता है एक्सिस पे, तो ऑन द एक्सिस ऑफ रिंग। तो रिंग के एक्सिस पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर रहे हैं। तो सपोज़ ये एक रिंग है और ये इसकी एक्सिस है। रिंग पे टोटल चार्ज मैं एज्यूम कर रहा हूँ कैपिटल क्यू, जो कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। रिंग के जो रेडियस है लेट्स से वो कैपिटल आर के बराबर, और यहाँ एक पॉइंट है जहाँ पे वी हैव टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस पॉइंट के लोकेशन है यहाँ से x डिस्टेंस पे, तो सेंटर से x डिस्टेंस पे अलोंग द एक्सिस ये पॉइंट है जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो ऑब्वियस है कि वापस से हमें एलिमेंट्स सेलेक्ट करने होंगे, एलिमेंट्स को देख के डिसाइड करना पड़ेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरीके के डायरेक्शन में आ रहा है यहाँ पर। अगर हमें डायरेक्शन पता चल जाता है तो अच्छी बात है, हमें इंटीग्रेशन में हेल्प मिलेगी फिर यहाँ पे। तो सपोज़ मैं एक एलिमेंट यहाँ पे लेता हूँ, एक एलिमेंट यहाँ पे लेता हूँ। तो एलिमेंट हमने किस तरीके से लिए यहाँ पर, इसमें डायमेट्रिकली अपोजिट। तो दो डायमेट्रिकली अपोजिट हमने यहाँ पे एलिमेंट्स ले लिए, और इन एलिमेंट्स का इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे ऐसे देख लिया। तो इसके वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो इस तरीके के डायरेक्शन में होगा, और इसके वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो इस तरीके के डायरेक्शन में होगा। तो जितना इलेक्ट्रिक फील्ड ये क्रिएट कर रहा होगा उतने इलेक्ट्रिक फील्ड ये क्रिएट कर रहा होगा मैग्नीट्यूड वाइज। तो दोनों के इलेक्ट्रिक फील्ड सेम क्रिएट हो रहे होंगे यहाँ पे, और उनके जो ये एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट हैं ये तो ऐड होते चले जाएंगे। लेकिन ये जो कंपोनेंट है, अब ये वाला जो कंपोनेंट है उसका डायरेक्शन यहाँ पर क्या है, तो डायरेक्शन ये जो आपने डायमीटर लिया इस डायमीटर के अलोंग यहाँ पर ये, तो दिस कंपोनेंट्स आर अलोंग दिस डायमीटर। अगर आपने डायमीटर कुछ इस तरीके का लिया होता तो वो कंपोनेंट फिर इस डायमीटर के अलोंग आते, लेकिन जो दूसरे कंपोनेंट हैं वो तो एक्सिस के अलोंग ही आएंगे। चाहे आप कोई भी दो एलिमेंट्स उठा लो, सारे एलिमेंट्स बिल्कुल एक जैसे हैं। तो क्योंकि ये एक्सिस पर है तो जितने पॉइंट्स हैं या एलिमेंट्स हैं सभी बिल्कुल एक जैसा ही बिहेव करेंगे एक्सिस के किसी पॉइंट के लिए। तो सभी के लिए इस तरीके के जो एलिमेंट्स हैं वो कैंसिल होते चले जाएंगे, और ये वाले जो यहाँ पे कंपोनेंट्स हैं वो ऐड होते चले जाएंगे। कंपोनेंट लाना है इसलिए एंगल भी एज्यूम कर लेना चाहिए। सपोज मैं एंगल एज्यूम कर लेता हूँ थीटा, तो अल्टीमेटली जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा यहाँ पे वो डी कॉस थीटा को इंटीग्रेट करके आएगा। और हमने ये भी पहचान लिया, ये भी आइडेंटिफाई कर लिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो अलोंग द एक्सिस आएगा। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी अलोंग द एक्सिस। यहाँ पे जो हमने एलिमेंट लिया, सपोज इस एलिमेंट पे चार्ज अगर डी क्यू है तो पहले हम डी की वैल्यू यहाँ रख लेते हैं। तो ये जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस हो जाएगा अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो इस चार्ज की वजह से यहाँ पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है वो डी है, और डी यहाँ पर हो जाएगा के, चार्ज है डी क्यू डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। तो डिस्टेंस का स्क्वायर हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इसको यहाँ पर रख देते हैं, तो दिस ई विल बिकम के डी क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। कॉस थीटा की वैल्यू हम यहाँ से पुट कर लेते हैं। तो कॉस थीटा इस ट्राइंगल से आप देख सकते हो, कॉस थीटा इस ट्राइंगल से या इस ट्राइंगल से, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू एक्स डिवाइडेड बाय दिस डिस्टेंस अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो एक्स डिवाइडेड बाय अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, दिस इज द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा। अब इसमें जो कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल लेते हैं, जो वेरिएबल्स हैं उसको अंदर रखते हैं। तो के ऑब्वियसली कांस्टेंट है यहाँ पे, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ये भी कांस्टेंट है, क्योंकि एक्स वो पॉइंट फिक्स है कि हमें कहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है।
तो इन कॉन्स्टेंट्स को बाहर निकाल लेते हैं, के एक्स डिवाइडेड बाय ये मल्टीप्लाई करके हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू। तो फॉर्चुनेटली यहाँ पे काफ़ी आसान सा इंटीग्रेशन आ रहा है, क्योंकि डी क्यू का इंटीग्रेशन यहाँ पे क्या हो जाएगा, टोटल चार्ज कि इस रिंग पे टोटल चार्ज कितना है, तो ये हो जाएगा कैपिटल क्यू। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन कैलकुलेट हो गया के क्यू एक्स। इन एक्सप्रेशंस को हमें याद रखना होगा, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेस्ट टू पावर 3/2। सो दिस इज द फाइनल एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ द रिंग। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जनरली जो भी स्टैंडर्ड रिजल्ट आते हैं उनका ग्राफ भी हमें ध्यान रखना चाहिए। तो रिंग का मैं इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे रिंग का मैं यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड का। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आ गया था के क्यू एक्स डिवाइड बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। थोड़ा डायरेक्शन वगैरह का आइडिया ले लेते हैं। सपोज मैं आपका एक्सिस को ऐसे दिखा देता हूँ। चार्ज को हमेशा हम पॉजिटिव ही मान के चलते हैं जनरली, तो पॉजिटिव चार्ज अगर है यहाँ पे तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अवे इस तरीके से हो जाएगा, फिर पॉजिटिव चार्ज है तो, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फिर इस तरीके से हो जाएगा। इसका मतलब अगर जब हम ग्राफ प्लॉट करेंगे तो इधर के पॉइंट्स के लिए अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव है तो एक्सिस के इधर के पॉइंट्स के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव हो जाएगा, और सेंटर यानी कि सेंटर पे क्या एक्स इज इक्वल टू 0 वो भी आप पुट करके देख लो इसमें, तो एक्स इज इक्वल टू 0 पे इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी 0। तो इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं, और ग्राफ प्लॉट करने में अब बहुत बार हमें ग्राफ प्लॉट करने होंगे 12th में, जनरली मैग्नेटिज्म में, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बहुत बार हमें ग्राफ प्लॉट करने होते हैं। और ग्राफ प्लॉट करना बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए बहुत मुसीबत का काम होता है। जनरली मेरा जो एक्सपीरियंस है वो ये कहता है कि ग्राफ में स्टूडेंट्स जो हैं इक्वेशन को बिल्कुल देखते ही नहीं है, कुछ भी जो भी उन्हें दिखता है, कुछ भी उनकी अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है ग्राफ में, और कुछ भी ग्राफ प्लॉट करना शुरू कर देते हैं। ग्राफ प्लॉट करने के लिए एटलीस्ट हमें दो चीज़ें ज़रूर देख लेनी चाहिए। पहला ये कि ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनेगा या कर्व बनेगा। तो ऑब्वियस है कि यहाँ पर स्ट्रेट लाइन तो है नहीं, क्योंकि एक्स ऊपर भी और एक्स नीचे भी है, तो इट इज़ नॉट ए स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन नहीं है। क्या हमारी कोई जानी पहचानी इक्वेशन है, कोई सर्किल की इक्वेशन है, कोई पैराबोला की इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक है या एलिप्स है कि क्या है, तो ऊपर एक्स और यहाँ पे एक्स स्क्वायर पावर 3/2 कुछ इस तरीके का आ रहा है, तो ये किसी भी स्टैंडर्ड इक्वेशन से मैच नहीं कर रहा है ये। अब ग्राफ प्लॉट करने के लिए, क्योंकि हम कोई और मैथमेटिक्स करके ग्राफ प्लॉट नहीं करेंगे, हम सिर्फ इसी को थोड़ा सा समझते हुए ग्राफ प्लॉट करेंगे यहाँ पे। तो ग्राफ प्लॉट करने में सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि ऑरिजिन पे क्या वैल्यू है। ऑरिजिन पे कम से कम आपको पता होना चाहिए क्या वैल्यू है। तो एक्स इज इक्वल टू 0 अगर आप पुट करते हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आता है। इसका मतलब है कि ग्राफ जो है ऑरिजिन से पास करेगा। अगर आपने एक्स को 0 पुट कर दिया तो ई 0 आ जाता है। तो सबसे पहले तो हमें ये 0 वगैरह पुट करके देख लेना चाहिए इसके अंदर, और वैसे भी हमको पता है कि 0 सेंटर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। इसके बाद में हमें एक्स की बहुत बड़ी वैल्यू पुट करके देखनी चाहिए। इसका मतलब है कि एक्स इन्फिनिटी के लिए हमें एक बार देख लेना चाहिए कि ग्राफ कहाँ जा रहा है। तो अगर मैं एक्स को इन्फिनिटी से पुट करता हूँ तो इन्फिनिटी ऊपर भी होगा नीचे भी होगा, लेकिन नीचे एक्स की पावर ज़्यादा है, तो इसका मतलब ज़्यादा बड़ा इन्फिनिटी कह सकते हो या ज़्यादा डोमिनेटिंग कह सकते हो इसको। तो ऊपर भी डोमिनेटिंग है, नीचे नीचे लेकिन उससे कहीं ज़्यादा डोमिनेटिंग है। इफेक्टिवली जो पावर है वो कितनी है, तो पावर 3 है यहाँ पर। तो इसका मतलब है कि नीचे ज़्यादा यहाँ पर इन्फिनिटी हो जाएगी फिर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड विल टेंड टुवर्ड्स 0। और इस चीज़ को आप हमेशा ध्यान रखो कि कोई भी फाइनाइट सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अगर है, फाइनाइट का मतलब कुछ ना कुछ इसका एक फाइनाइट साइज़ है, ऐसा तो नहीं कि ये इनफाइनाइट है, तो कुछ ना कुछ इसका फाइनाइट साइज़ है। और जो भी ऐसे फाइनाइट सोर्सेज हैं बहुत दूर वाले पॉइंट्स पे या इनफाइनाइट डिस्टेंस वाले पॉइंट पे, उनका इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होना तय है। तो अगर बहुत दूर वाले पॉइंट्स हैं, अगर मैं इनफाइनाइट की बात करूँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड को आप 0 बोल सकते हो यहाँ पे, अगर कोई भी फाइनाइट सोर्सेज हैं यहाँ पर इसमें। तो इन सभी के साथ में हम ग्राफ प्लॉट करना स्टार्ट करते हैं, इन सभी चीज़ों को सोचते हुए। और एक बात और है कि ग्राफ कहीं पर भी डिसकंटिन्यूअस यहाँ पर नहीं होगा, क्योंकि ये जो भी है यहाँ पर हमेशा डिफाइंड है। यहाँ पर ये फंक्शन ऐसा बन रहा है कि हमेशा डिफाइन है। ऐसा नहीं हो रहा है कि यहाँ पर अनडिफाइंड बन रहा है, 1/0 टाइप का, 2/0 टाइप का, ऐसा नहीं हो रहा है। इस तरीके का अनडिफाइंड टाइप का नहीं हो रहा है। जो आपका पॉइंट चार्ज के लिए था के क्यू बाई आर स्क्वायर, ये अनडिफाइंड होता था, आर इज इक्वल टू 0 पे अनडिफाइंड होता था, लेकिन ये कहीं पर भी अनडिफाइंड नहीं है। तो इसका मतलब ग्राफ कंटिन्यूस बनेगा आपका, यहाँ पे कहीं भी इन्फिनिटी की तरफ ग्राफ जाता हुआ नहीं दिखाई देगा इसका मतलब। तो ठीक है, ऑरिजिन से हमने ग्राफ को स्टार्ट किया। पहले मैं इधर वाले पॉइंट्स के लिए ग्राफ प्लॉट कर देता हूँ। तो हमारी स्टार्टिंग 0 से हो रही है, एक्स इज इक्वल टू 0, ए इज इक्वल टू 0, और अल्टीमेटली ग्राफ जो है वो 0 को ही टच करवाना है। तो 0 से स्टार्ट करवाना है और 0 पे टच करवाना है। इसका मतलब ग्राफ पहले मैग्नीट्यूड वाइज बढ़ना चाहिए और उसके बाद में फिर घटते घटते वापस 0 की तरफ जाना चाहिए। तो इट विल फर्स्ट इंक्रीज लाइक दिस एंड देन इट विल डिक्रीज। एक स्मूथ कर्व हम यहाँ बना देंगे, स्मूथ कर्व वाला ग्राफ। स्ट्रेट लाइन नहीं बनाएंगे, स्मूथ कर्व बनाएंगे यहाँ पर, ठीक है। तो इधर का बन गया,
और जैसा इधर का बना है, जैसे इधर के पॉइंट्स हैं बस वैसे उधर के पॉइंट्स भी हैं, लेकिन बस उनमें फ़र्क ये है कि यहाँ पे आपको नेगेटिव कर देना। नेगेटिव का मतलब फिर एक्सेस के नीचे करना होगा इसको, तो जस्ट एक्सेस के नीचे डाउन कर देंगे इसको। ग्राफ का शेप जैसा इधर की तरफ है वैसा इधर की तरफ है। तो दिस इज़ द इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस एक्स। इसमें अब कुछ चीज़ें और यहाँ पर देखी जा सकती हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो किसी एक पॉइंट पे मैक्सिमम आ रहा है मैग्नीट्यूड वाइज, और जैसा पॉइंट इधर आ रहा है बिल्कुल वैसे पॉइंट इधर आ रहा है, और इनको आप लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा के पॉइंट्स बोल सकते हो। तो ये कहाँ पे होंगे इनको भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो इनको कैलकुलेट करने के लिए आपको सिंपली यहाँ पे ये करना होगा, डी बाई डी एक्स को जीरो पुट करना होगा। तो डी बाई डी एक्स का एक्सप्रेशन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आप उसको जीरो के बराबर पुट कर सकते हो। तो के क्यू तो ऐसे चलता जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर क्वोशिएंट रूल लगाना पड़ेगा। एक्स का डिफरेंशिएशन विल बी 1, तो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। फिर उसके बाद में एक्स एज इट इज़ रहेगा, और जो नीचे लिखा गया तो उसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो 3/2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, 3/2 माइनस 1 हो जाएगा हाफ, फिर एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x। तो इट विल बी के क्यू। बाकी जो नीचे था उसको मैंने एज इट इज़ छोड़ दिया यहाँ पे, क्योंकि जीरो करने में ऊपर वाली चीज़ों का रोल होता है, नीचे वाली चीज़ों का रोल जीरो करने में नहीं होता है। आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर हाफ आप कॉमन निकाल सकते हो यहाँ से। तो हाफ कॉमन निकालने के बाद में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बचेगा, यह हाफ बाहर निकल चुका है यहाँ पर, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, -3x²। तो इस क्वांटिटी को आप जीरो पुट कर दो, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2x² हो जाएगा फिर, एंड x इज इक्वल टू प्लस माइनस r/√2। प्लस माइनस आप समझ जाओ कि एक ये वैल्यू है और एक ये वैल्यू है, जहाँ पे मैग्नीट्यूड जो है मैक्सिमम, मैग्नीट्यूड वाइज ये मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड पहले बढ़ता गया फिर घट गया, तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड में एक मैक्सिमा का पॉइंट मिल रहा है। मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर होगा कितना, तो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड उसके लिए आप x की वैल्यू r/√2 उसमें पुट कर सकते हो। तो के क्यू एक्स की जगह पे r/√2 पुट कर लेंगे, और आर स्क्वायर प्लस r²/2 हो जाएगा फिर ये, तो 3r²/2। तो 3r²/2 और r² पे पावर इतना होगा, तो यहाँ पर ये r³ आ जाएगा एक तरीके से, ठीक है, r² पे पावर 3/2, तो इट विल बी r³। और उसके बाद जो बचेगा यहाँ पे 3/2 अंदर था, उस पर पावर 3/2। थोड़ी और कैलकुलेशन कर लेते हैं, तो ये 3√3 है और ये 2√2 है एक तरीके से, तो इट इज़ 2√2। तो 2 को आप ऊपर पहुंचा दो, तो 2√2 ऊपर पहुंच गया, √2 यहाँ पहले से चल रहा था 3√3, तो दिस √2 विल बी कैंसल्ड। तो फाइनली आपको ये आंसर मिल जाएगा 2KQ आर, तो कैंसिल हो चुका है 2KQ, ये r² है यहाँ पे 3√3 r²। तो जो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका जो मैग्नीट्यूड है, आप चाहो तो याद रख सकते हो इसको, 2/3√3 KQ/r²। दिस इज़ द मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ए रिंग। कहाँ पे मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, क्वेश्चंस के हिसाब से, क्वेश्चन में कई बार इसका डायरेक्टली यूज़ हो जाता है। तो दिस इज़ r/√2, r/√2 पे इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ मैक्सिमम। अब ये जो फार्मूला हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का था, इससे रिलेटेड कुछ और रिजल्ट्स हैं, उन रिजल्ट्स को भी हम फटाफट यहाँ देख सकते हैं। जैसे इफ़ x इज़ मच मच लेस देन r, तो उसके लिए अगर हमें इसको अप्रोक्सीमेट करना हो फार्मूले को, तो फार्मूले को अप्रोक्सीमेट अगर मैं इसके लिए करूँ, तो अगर x जो है वो r से बहुत कम है, तो x को आप यहाँ पे नेगलेक्ट कर सकते हो, जहाँ पे x r के साथ में जोड़ा गया है, तो यहाँ पर आप x को नेगलेक्ट कर दो, और x को नेगलेक्ट करने के बाद में इलेक्ट्रिक फील्ड को आप ये लिख सकते हो डायरेक्टली, E इज़ इक्वल टू, ऊपर का x है यहाँ पे और नीचे r² है, r² की पावर 3/2 हो गया, 2 कैंसिल होकर के r³ हो जाएगा। तो x अगर r से बहुत कम है तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड को याद रख सकते हो कि KQ(x) डिवाइडेड बाय RQ के बराबर हो जाएगा। इसी के साथ अगर x बहुत बड़ा हो r के कंपैरिजन में, इफ़ x इज़ मच मच ग्रेटर देन r, तो उस केस में r बहुत छोटा है और x बहुत बड़ा है, तो r को आप यहाँ पे नेगलेक्ट कर लो और x को रहने दो, तो x³ आएगा और x³ से फिर x² हो जाएगा। तो E इज़ इक्वल टू दिस विल बिकम KQ/x²। और ये ऐसा रिजल्ट आ रहा है जैसे लग रहा है कि पॉइंट चार्ज ही हो। तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही बात करी थी कि बहुत दूर वाले सोर्सेज, जैसे पॉइंट चार्ज के बारे में हमने पहले कई बात करी थी कि पॉइंट चार्ज कहते हैं किसको हैं, तो उसमें डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है डायमेंशन के कंपैरिजन में। तो x बहुत बड़ा है और डायमेंशन जो आ रहा है वो बहुत कम है, तो एक पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव कर रहा है ये। तो बहुत दूर वाले पॉइंट्स के लिए इट इज़ बिहेविंग लाइक ए पॉइंट चार्ज, तो इट इज़ लाइक अ पॉइंट चार्ज।
एक पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव कर रहा है। अब ये जो x मस लेस देन आर है, इस कंडीशन पे कई बार आपको ऑसिलेशन के क्वेश्चंस मिल जाते हैं, एसएम के क्वेश्चंस मिल जाते हैं, एचसीवी वगैरह में भी आपको ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे। जस्ट मैं एक हिंट के तौर पे यहाँ पे एक ऐसा क्वेश्चन दे करवा देता हूँ। सपोज एक रिंग है, फिक्स है यहाँ पर ये रिंग, तो रिंग इसका चार्ज क्यू है, एक चार्ज माइनस क्यू जो कि सेंटर पे रखा हुआ था मास एम। रिंग फिक्स है, रिंग कहीं जाएगी नहीं, और कोई ग्रेविटी वगैरह का चक्कर आप मान के चलो कि नहीं है, कोई ग्रेविटी यहाँ पे नहीं है, देयर इज़ नो ग्रेविटी। जो सेंटर पे चार्ज माइनस क्यू रखा था इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दिया हल्का सा, और यहाँ से छोड़ दिया गया। तो जब यहाँ से छोड़ा गया तो फिर जो रिंग है वो उसको अट्रैक्ट करेगी, क्योंकि रिंग पे पॉजिटिव चार्ज है, तो ये नीचे आएगा, नीचे आएगा तो फिर यहाँ से और नीचे निकल जाएगा। जब नीचे निकल जाएगा तो रिंग उसको ऊपर की तरफ अट्रैक्ट करेगी, तो ऊपर आ जाएगा। फिर जब ऊपर आएगा तो वेलोसिटी आ चुकी होगी, तो और ऊपर चला जाएगा। फिर वापस रिंग नीचे अट्रैक्ट करेगी। तो ये क्रम जो है, ये साइकिल जो चलता जाएगा, तो ऑसिलेशंस करेगा यहाँ पर ये। और अगर ऑसिलेशन करेगा तो उसका टाइम पीरियड वगैरह हम बता सकते हैं अगर ये एक्स डिस्टेंस काफ़ी स्मॉल है, क्योंकि एक्स डिस्टेंस जो कि स्मॉल होती है वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इतना हो जाता है। अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला जान गए हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को 4 से मल्टीप्लाई करके हम फोर्स निकाल सकते हैं। तो फोर्स कितना लगेगा यहाँ पे, क्यू। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाता है, के क्यू एक्स डिवाइड बाई आर क्यू, अगर एक्स बहुत कम है आर से। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर ये एक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फोर्स आ रहा है। ध्यान रखिए, पॉजिटिव चार्ज रखेंगे तब भी एक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फोर्स आएगा, लेकिन पॉजिटिव चार्ज रहेगा तब क्या होगा कि फोर्स रिपल्सिव लगेगा और ऊपर की तरफ फोर्स लग जाएगा और दूर जाएगा। तो नेगेटिव चार्ज अगर होगा और पॉजिटिव चार्ज अगर यहाँ पर होगा तभी अट्रैक्शन से वापस की तरफ वापस ये मेन पोजीशन पे आ पाएगा। तो फोर्स वही आएगा चाहे यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होता, लेकिन उस केस में एसएम नहीं हो पाता, ऑसिलेशन नहीं हो पाता। तो अगर इसका टाइम पीरियड लिखा जाए तो टाइम पीरियड इज 2 पाई अंडर रूट मास डिवाइडेड बाय एसएम का कांस्टेंट। तो एक्स के अलावा बाकी जो भी क्वांटिटी है वो एसएम का कांस्टेंट होती है, तो इट विल बी के क्यू क्यू डिवाइड बाय आर क्यू।